वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को यदि घुमाया जाए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, और उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि छड़ चुंबक के लिए बल आघूर्ण क्या होता है। बच्चों, इसी कड़ी में आज अपने एक इम्पोर्टेंट अन्य डेरिवेशन की बात करने वाले हैं कि भाई अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक चुंबकीय द्विध्रुव होगा, जिसको आप ये कह सकते हो कि छड़ चुंबक अपने पास होगा। तो इस छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कितनी बनेगी, इसको आज अपने डेरिवेट करने वाले हैं। ये टॉपिक भी सिमिलर है, जैसा कि आपने लेसन नंबर 3 में देखा होगा। विद्युत द्विध्रुव के लिए आपने स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात किया था। यदि वो आपको याद नहीं है तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, वो आपको याद आ जाएगा। और यदि वो आपको पहले से पता है तो आप यहाँ से उसका रिविजन कर सकते हो, लेकिन ये दोनों टॉपिक है वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें हमें चुंबकीय द्विध्रुव को, या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है छड़ चुंबक को, लेकिन मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से ही आता है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो बच्चों अपने क्या करेंगे कि अपने पास एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए इस प्रकार से। ये एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और इस चुंबकीय क्षेत्र को हमने नाम दे दिया बी वेक्टर, जिसके डायरेक्शन आप देख पा रहे हो किस साइड में है। अब अपने क्या करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि छड़ चुंबक होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप उस छड़ चुंबक को अनंत पे रखिए, अनंत से उस छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके आइए, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि कल हमने क्या पढ़ा था कि यदि आपने यहाँ पे छड़ चुंबक को रख दें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो किया गया कार्य आपने ज्ञात किया था कि यदि आप इसको 0 डिग्री से और थीटा डिग्री तक मूव करवाते और रोटेट करवाते तो किया गया कार्य हमने कितना ज्ञात किया था, एम बी, यहाँ पे कितना आया था 1 माइनस कोस थीटा। ये सूत्र बच्चों अब अपने काम आएगा। कैसे कि ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अनंत पर आपको एक छड़ चुंबक रखनी होगी, और छड़ चुंबक जो अनंत पे रखते हो वो बच्चों इस प्रकार रखी हुई होनी चाहिए कि छड़ चुंबक के लिए जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है एम वेक्टर, और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र ये बी वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। अब बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो एम वेक्टर की डायरेक्शन भी बच्चों यही होनी चाहिए, और एम की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, छड़ चुंबक के अंदर होती है। और क्या डायरेक्शन होती है ये हमेशा बच्चों एस से एन की ओर होती है। तो यहाँ पे एस ध्रुव आएगा और यहाँ पे एन ध्रुव आएगा, और यहाँ इनके लिए प्रभावी लंबाई को आप एल मान लोगे। ओके, तो ये अपने पास एम की डायरेक्शन है। इस प्रकार से हमने छड़ चुंबक को रख दिया, और कहाँ रख दिया, अनंत पे रख दिया, और अनंत से आप इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके आओगे। तो आपको करना क्या है, लाने में किया गया कार्य, सपोज दैट कि ये छड़ चुंबक है, ये ब्लैक वाला एम सिरा है, ये इस प्रकार से इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मूव करेगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। किस प्रकार होगा उसके अपने बाद में बात करेंगे। और यहाँ लाने के पश्चात बच्चों आपको इसको रोटेट भी करवाना है, यदि ज़रूरत पड़ी तो रोटेट भी करवाएंगे। तो रोटेट करवाने में भी हमें कार्य करना पड़ेगा, इतना कार्य। तो यहाँ पे 2 कार्य बन जाएंगे। यदि आप अंतिम पड़ाव रोटेट का रखते हो तो 2 कार्य करने होंगे, एक तो अनंत से लेके आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट कार्य हो गया। फिर इसको रोटेट करोगे फिर कार्य करना पड़ेगा, ये सेकंड कार्य हो गया। तो ये किया गया कुल कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो कुल मिलाकर के बात हो गई यहाँ पे कि हमें 2 कार्य ज्ञात करने, एक बार तो आप इसको अनंत से लेके आओ तो कार्य करना है, और दूसरा रोटेट करेंगे तो सिंपल उसका सूत्र हम जानते हैं, उसको हमें अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको अनंत से लेके आइए। तो अनंत से लेके आओगे तो बच्चों इसके पीछे का बेसिक क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त बेसिक है, कॉमन सेंस आपको लगाना होगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा यहाँ समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज दैट कि ये चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ तक है। ओके, इसके अंदर जैसे ही छड़ चुंबक प्रवेश करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र में आता जाएगा, और इसके बाहर जब तक छड़ चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। ओके, छड़ चुंबक जब तक चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है तब तक इसके ऊपर कोई अलग कार्य नहीं, सो अलग कोई बल नहीं लगता, हमें कोई कार्य नहीं करना है। कार्य हमें तब करना है जब सामने से एक बल आरोपित हो और अपने जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बल आरोपित हो जाए तो ही हमें कार्य करना है। तो अब बच्चों अपने क्या करेंगे कि जब तक ये छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक हमें कोई कार्य नहीं करना होगा।
अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये छड़ चुंबक इस प्रकार से मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है। जब ये छड़ चुंबक यहाँ पहुँचेगा, यहाँ तक आएगा, तब तक हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने से कोई बल लगा ही नहीं, सामने से बल नहीं लगा तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसकी प्रभावी लंबाई है वो L है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करवा दोगे एस ध्रुव को, कौन से ध्रुव को एंटर करवा दोगे? एस ध्रुव को, और ये पोजीशन यदि बन जाती है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, एस तो इसके अंदर आ गया और एन इसके बाहर है चुंबकीय क्षेत्र के, तो केवल और केवल एस ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आया है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी केवल एस के ऊपर होगा, बल केवल एस के ऊपर लगेगा या एस के द्वारा लगेगा। कहने का मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र और एस के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी, लेकिन एन के ऊपर कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, क्योंकि एन अभी भी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। जब तक ये एन चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आ जाएगा तब तक एन के ऊपर भी कोई बल नहीं लगने वाला है। धीरे धीरे अपने बात करें, मान लो ये छड़ चुंबक इस प्रकार से आ गया, ऐसे आ गया, अब भी केवल एस के ऊपर ही चुंबकीय बल आरोपित हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में एस आया है केवल, एन अभी भी चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, तो एन के ऊपर कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होनी है, अन्योन्य क्रिया केवल एस के ऊपर होगी। लेकिन जैसे ही ये चुंबक कंप्लीटली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, उस केस में एन भी चुंबकीय क्षेत्र में है, एस भी चुंबकीय क्षेत्र में है। अब इन दोनों के ऊपर समान अन्योन्य क्रियाएं होंगी इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, इसके द्वारा। तो क्या होगा, यहाँ पे एन और एस दो ध्रुव हो गए। अब यहाँ पे बच्चों क्या देखोगे, बी की डायरेक्शन ये होगी ना अपने पास, तो आप क्या देख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एन से एस की ओर होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई एन ध्रुव होगा, यहाँ पे कोई एस ध्रुव हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यदि एस के ऊपर इस डायरेक्शन में बल लगे इस एन के द्वारा, तो भाई एन के ऊपर इस डायरेक्शन में बल लगेगा। यानी कि जैसे ये छड़ चुंबक कंप्लीटली चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो दोनों ध्रुवों पे बल लगना शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक ध्रुव पे बच्चों बल लगता है वो एम भी लगता है। एक पे यदि इस प्रकार से बल लगता है तो दूसरे पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। अब इन दोनों पे फिर समान परिमाण का बल लगेगा, एम भी बल लगेगा और विपरीत दिशा में होगा, तो इन दोनों पे लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो निरस्त हो जाएगा। यानी कि बाह्य बल है वो एक प्रकार से इसके द्वारा लगने वाला जो बल है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब तक एन ध्रुव ने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था तब तक एन के ऊपर कोई बल नहीं लग रहा था, बल केवल और केवल किसके ऊपर लग रहा था, एस के ऊपर लग रहा था। और जब तक एस के ऊपर बल लगता रहेगा, यानी कि छड़ चुंबक पे कोई अतिरिक्त बल लगता रहेगा, उस केस में हमें कार्य करना पड़ेगा। और छड़ चुंबक पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अतिरिक्त बल नहीं लगता है तो हमें कार्य नहीं करना होता है। तो अब अपने बात करेंगे कि छड़ चुंबक कब, कहाँ से और कितनी दूरी तक गति करेगा तो हमें कार्य करना है। इस बात का ध्यान रखना कि छड़ चुंबक पर जब तक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल नहीं लगेगा हमें कोई कार्य नहीं करना होता। जैसे ही छड़ चुंबक पे एक तरफा बल प्रभावी हो जाएगा हमें उस केस में कार्य करना होगा। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं कि छड़ चुंबक कब कितना बल महसूस करेगी। मैंने क्या किया, तीन कंडीशन लेंगे, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। आप देख सकते हो दोनों ध्रुव बाहर हैं, कोई बल नहीं लग रहा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, हमें कोई कार्य नहीं करना, इस केस में कार्य नहीं आएगा। लेकिन चुंबक यदि इस प्रकार से आ गया, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, अब इस छड़ चुंबक के ऊपर बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि एस जो सिरा है वो चुंबकीय क्षेत्र में आ चुका है, तो इसके ऊपर बल अब प्रभावी हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगता है, अब हमें इस कंडीशन में कार्य करना पड़ेगा। लेकिन चुंबक कितनी दूरी तक गति करेगी तो कार्य करना होगा, उसके लिए आप एक तीसरी कंडीशन को और समझ लो पहले। जैसे ही पूरी की पूरी चुंबक इसमें प्रवेश कर गई, अब इन दोनों ध्रुवों पे समान परिमाण का बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, तो ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र में जब ये छड़ चुंबक प्रवेश कर चुका होगा तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। यानी कि प्रभाव तो रहेगा लेकिन एन और एस पे बराबर रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा, अतः उनका प्रभाव एक दूसरे के द्वारा निरस्त हो जाएगा। तो इस
केस में भी हमें कार्य नहीं करना होगा। तो फिर हमें कार्य कब करना पड़ रहा है? कार्य हमें इस मिडल वाले केस में करना पड़ रहा है। कब कब? जब अकेला ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है। यहाँ पे एस ध्रुव है, तो एस ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में कितनी दूरी तय कर चुका होगा। यदि मैं पहली पोजीशन से तीसरी पोजीशन तक जाऊं तो एस और एन के बीच की बच्चों प्रभावी लंबाई है वो कितनी है? एल है। कितनी प्रभावी लंबाई है? एल। कहने का मतलब कि जब ये तीसरी कंडीशन हमें प्राप्त होगी, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, यहाँ से बल लगना वापस जीरो हो जाएगा, किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। तो जब यहाँ से कार्य जीरो होता है अंत में, उस केस तक जो एस ध्रुव होता है वो एल दूरी तक एल दूरी तक विस्थापित हो चुका होता है। एल यहाँ पे चुंबकीय प्रभावी लंबाई है। जैसे ही एस ध्रुव है एल दूरी तय करेगा, एल दूरी तय करने के ठीक पश्चात एन भी चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा, परिणामी बल वापिस जीरो हो जाएगा। तो एस ध्रुव के द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा? एल होगा। और एस ध्रुव पे बच्चों लगने वाला बल कितना होता है? एम बी होता है। एस ध्रुव नेगेटिव की भांति व्यवहार करता है, अतः लगने वाले बल को आप एफ बराबर माइनस एम बी लेते हो और एन पे प्लस एम बी लेते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किया गया कार्य होता है बच्चों बल इंटू विस्थापन। मेरा मेन समझाने का उद्देश्य यही था कि बल कौन सा होगा और विस्थापन कौन सा होगा। बल कहाँ लगता है? एस ध्रुव पे अतिरिक्त बल लगता है, वही बल यहाँ पे काम आएगा जो कि माइनस का एम बी है। विस्थापन किसका? एस ध्रुव पे बल लगता है, तो एस ध्रुव में कितना विस्थापन आएगा, कितनी दूरी तक विस्थापित हो तो बल लगेगा, तो यहाँ विस्थापन का मान बच्चों एल आएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट बल होगा माइनस का एम बी और लंबाई यानी कि विस्थापन हो जाएगा एल, और उसके आधार पर आप कार्य ज्ञात कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं कार्य कैसे निकलेगा। ओके बच्चों, तो अपने कार्य की गणना कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक छड़ चुंबक को पहुंचा दिया चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे एन था, यहाँ पे एस था, और इसकी प्रभावी लंबाई बच्चों स्मॉल एल थी, और ध्रुव प्रबलता प्रत्येक की कितनी है? स्मॉल एम है। तो अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, ओके, क्या करोगे? W इज इक्वल एफ एस हो जाएगा। एफ का मान बच्चों कितना होगा? माइनस का एम बी होगा। और एक्चुअल में कार्य का सूत्र यदि आप शब्दों में लिखो तो कार्य बराबर ये बन जाता है कि एस पर आरोपित बल, एस ध्रुव पर आरोपित बल इंटू एस द्वारा तय किया गया अतिरिक्त विस्थापन, एस द्वारा तय अतिरिक्त विस्थापन। ओके, कार्य W इज इक्वल कितना होगा? एस ध्रुव पर आरोपित बल हो जाएगा बच्चों, स्मॉल एम आता है यहाँ पे, स्मॉल एम बी इंटू अतिरिक्त विस्थापन कितना आएगा? एल आएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि ये पहला कार्य निकल गया, W1 इज इक्वल आ जाता है माइनस एम बी एल। ये अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर छड़ चुंबक को लाने में किया गया कार्य हो गया। अब आप क्या करोगे? इस छड़ चुंबक को ऐसे रोटेट कर दो। अभी तो ये प्रारंभिक और जीरो पे है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसको आप थीटा तक मूव करवा दो। तो छड़ चुंबक को जीरो डिग्री से थीटा तक घूर्णन करवाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W2, जिसको हमने लास्ट क्लास में समझा था एम बी कैपिटल एम था यहाँ पे, 1 माइनस कोस थीटा। ओके बच्चों, यहाँ पे जो समीकरण आपको एक नजर आ रही है, स्मॉल एम एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है, एल प्रभावी लंबाई है। तो कैपिटल एम का सूत्र क्या होता है? किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और प्रभावी लंबाई का गुणनफल कैपिटल एम होता है। तो स्मॉल एम इंटू एल को बच्चों आप कैपिटल एम कह सकते हो। तो समीकरण नंबर 1 को आप माइनस का एम भी लिख सकते हो। ये समीकरण नंबर अपने पास 2 है, और इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ। ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एम बी कोस थीटा, ये इतना बन गया। समीकरण नंबर कितनी आ गई है? 2 आ गई है। अब कुल कार्य कितना बन जाएगा? दोनों का योग बन जाएगा। तो W1 प्लस W2 माइनस का एम बी कोस थीटा, और एम बी से एम बी कैंसिल हो गया। W इज इक्वल कितना आ जाता है? कैपिटल एम बी
कोस थीटा आ जाता है। ये किया गया कार्य बच्चों स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से u का मान कितना बन जाता है, माइनस का एम बी कोस थीटा बन जाता है। ये यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इसकी निकल के आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या बन जाएगा, माइनस का एम बी कोस थीटा। इस प्रकार से आप सिंपली इसको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि एग्जाम में ये आ जाए कि अनंत से और इसके अंदर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो केवल किया गया कार्य समीकरण 1 से आ जाएगा और कुल कार्य में निकालना पड़े कि भी इसको हमें रोटेट भी करवाना है, तो फिर हमें ये कार्य भी और चाहिएगा, फिर कुल कार्य वो इतना बन जाता है। यदि आप अनंत से ला करके इसको यहीं पे रख देते हो, रोटेट नहीं करवाते हो, तो केवल यही कार्य होता है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुल कार्य की यदि अपने बात करें, कुल ऊर्जा की बात करें, तो उसको रोटेट करवाने के पश्चात कुल ऊर्जा का मान इतना निकल के आता है। तो बच्चों ये एक अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।